नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त महादंगल का। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश गम में डूबा है। दर्द की इतनी कहानियां सामने आ रही हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तस्वीरें ऐसी जो आंखें नम कर दे। लोग अभी भी अपनों की तलाश में जुटे हैं और इस सब के बीच आज एयर इंडिया के प्लेन AI-171 के ब्लैक बॉक्स का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिल गया है। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा से ही हादसा क्यों हुआ, हादसा कैसे हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। इस बात की प्रामाणिक जानकारी मिल जाएगी कि आखिर अहमदाबाद के आसमान में यह हादसा हुआ कैसे। लेकिन जवाब मिलने से पहले इस हवाई हादसे को लेकर कई सवाल बने हुए हैं कि आखिर उन 40 सेकंड में क्या हुआ होगा जिसकी वजह से यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उड़ान भरते ही विमान नीचे की तरफ आने लगा और क्रैश हो गया। किसकी गलती ने 265 लोगों की ये जान ले ली? क्या इस हादसे से बचा जा सकता था? क्या यह हादसा पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सबक है? क्या बोइंग के विमानों को लेकर उठे सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? आज इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। महादंगल में हमारे साथ एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले गम की कुछ तस्वीरें आप देखिए। माँ से मेरी सास नहीं निकल पाई। 2 बरस की है। बच्ची का नाम अत्याबेन रवि कुमार ठाकुर। माँ बोलती है, कुछ नहीं बोलती अभी। हम क्या करें, क्योंकि हमने हमारा बेटा बेटी घुमा दिया है। जो हमारे बचपन की लाठी थी वो हमने घुमा दिया है। सबसे बड़ी वही थी, मेरे बड़े भाई की लड़की है। एक लड़का लड़की नहीं थी, वो लड़का था जी। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। सर्विसिंग के लिए ये जहाज गया भी था, तो मिलियन पार्ट में कहीं टेक्नीशियन ने कुछ छूट गया क्या? जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो विजुअल्स आ रहे हैं उसका लैंडिंग गियर अप नहीं गया, तो लैंडिंग गियर अप नहीं गया मतलब कोई मेजर डिफेक्ट है। जिस आप ट्रेजेक्टरी से आप लिफ्ट कर रहे थे वो फॉल्टर होगी, आपकी नोज नीचे डाइव करेगी। ये इतना स्प्लिट सेकंड में हो रहा होता है सर, दैट आपको टाइम ही नहीं मिलता किसी करेक्टिव एक्शन लेने का। Could be human error. One of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up. And the second reason, where the both engine can have deprived of good fuel, and that could cut the engine off, which led to fall of this aircraft. DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, उसने एयर इंडिया को कई बार कहा था, चिट्ठी लिख के कई चीज़ें पॉइंट आउट की थी, सेफ्टी के बारे में मेनली। रेगुलेशन तो बड़ा अच्छा है और पक्का है। अपनी इंडिया की टीम तो है ही, पर US की टीम भी आएगी, बोइंग की टीम भी आएगी। तो अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये हुआ क्या? ये हादसा जो हुआ वो हादसा क्यों हुआ और वो हादसा कैसे हुआ? इसी को जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन अमित सिंह को आप देख रहे हैं, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड दीप्ति काला जी, एविएशन एक्सपर्ट हैं, और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर केबिन क्रू आकांक्षा अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले कैप्टन अमित सिंह आपके पास आना चाह रही हूं सर। और अब तो 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं ये हादसा हुए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अब जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, और बहुत सी तस्वीरें भी अलग अलग एंगल से जिस वक्त ये विमान क्रैश हो रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, उस वक्त की भी हमारे सामने है। अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि चाहे ब्लैक बॉक्स हो या फिर वो CVR हो, DVR हो, सब बरामद हो गया है। लेकिन अभी क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? ये अभी 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं। अभी तक तो CVR, कम से कम DFDR का कुछ डेटा आना चाहिए था कि इमीडिएट रिपोर्ट, क्योंकि जो 787 है ये दुनिया भर में उड़ रहे हैं, तो इस विमान में क्या खराबी हुई या क्या हुआ
कुछ तो हमें पता चलना चाहिए ताकि बाकियों को वार्न कर सकें कि अगर ऐसी कुछ खराबी है, तकनीकी खराबी है या ईंधन में कुछ है प्रॉब्लम, तो लोगों को बताया जाए। इंडिया में कम से कम, एयर इंडिया में जो बाकी जहाज़ उड़ रहे हैं तो उनको बताया जाए। तो इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि DFDR में क्या है उसके अंदर। तो ये जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सब अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। कोई पुख्ता हमारे ऐसा कोई सबूत नहीं है हमारे पास। तो इसलिए, क्योंकि जो विमान था, जैसे हमने वीडियो में देखा जी, कि बहुत देरी से उड़ान भरा वो, और देरी से उड़ान भरने के बाद कुछ सेकंड तो बिल्कुल ठीक था। देरी उसके से बाद उड़ान भरा, अचानक से वो मतलब नीचे- देरी से उड़ान भरा सर, क्या कि, मतलब? अगर आप देखें कि रनवे का आधा हिस्सा, उससे थोड़ी देर बाद विमान हवा में निकल जाता है, मतलब उड़ान भर लेता है, और कुछ मतलब 1/3 रनवे कम से कम बच जाता है, ताकि अगर विमान को रोकना पड़े किसी कारणवश तो वो जगह रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी विमान ने इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल रनवे के अंत तक गया है, उसके बाद उड़ा है, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसी साफ तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन जो जैसे विमान उड़ान भरा और धूल ऐसे उड़ी, इसका मतलब कुछ वहाँ पे, मतलब अनपेव्ड बोलते उसको, सरफेस, तो कच्ची ज़मीन थी जिससे धूल उड़ी। इसका मतलब वो अंत हो गया था उसका, जो रनवे था। तो स्क्वाड्रन लीडर इतना- दीप्ति काला, आपको क्या लगता है, जिस तरीके की अब ये डिटेल सामने आ रही हैं, मतलब जिस पॉइंट से इस विमान ने उड़ान भरी, उसी पॉइंट से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो थी? स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला। जी देखिए, कल से जब से हम ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये हमारे दिमाग में, जहन में आ रहा है, क्योंकि दिन रात हमने जहाज़ों को उड़ते और लैंड करते हुए देखा है। एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट कैप्टन साहब ने बताया, ये भी काफ़ी जायज़ पॉइंट है। बिकॉज आप देखिए, हमारे पास उड़ने के बाद कितने, हार्डली 20 सेकेंड का टाइम था शायद, जब उसने टेक ऑफ कर लिया है। टोटल तो इट वॉज ओनली 55 सेकेंड्स जी। तो अगर अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकेंड भी मान के चलूँ, तो उतने 50 सेकेंड में इतनी बड़ी खराबी होना, बिकॉज यहाँ पे 2-4 फैक्टर जो मेजर है। अभी देखिए, ये तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ये जब वीडियो देखा है, ये कल काफ़ी लोग कह रहे थे बर्ड हिट, जो कि मुझे बहुत ही कम आशंका लगती है बर्ड हिट की, वो भी दोनों इंजन्स में, बिकॉज वहाँ पे बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। वीडियो एटलीस्ट इतनी तो क्लियर है कि बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, अनलेस कि एक ही बर्ड दोनों इंजन्स में चला गया हो। अगर दोनों इंजन्स में जाता तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होना चाहिए था, यानी कि बहुत सारे बर्ड्स होने चाहिए थे, जो शायद वीडियो में दिख जाते। कोई फ्लेयर भी नहीं है, यानी कि बर्ड अगर इंजन में गया है तो कोई थोड़ी सी स्पार्क या ऐसा कुछ भी होना, या कोई धुआं निकलना, वो भी नहीं है। तो उसकी आशंका मुझे बहुत ही 0.001% लगती है। सेकेंड है, जो ज़्यादा जहाँ आशंका जाती है वो दो चीज़ों में जाती है, कि एक थोड़ा सा हो सकता है फ्लैप्स कितने ऊपर नीचे हुए हैं, विंग्स की। देखिए, जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसकी विंग्स की कन्फिगरेशन होती है, तो वो वीडियो में बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रही है। तो थोड़ा आशंका उस तरफ जाता है कि क्या कन्फिगरेशन बिल्कुल ठीक थी। अब कन्फिगरेशन ना ठीक होने का कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि जब कन्फिगरेशन में डालने की कोशिश की गई हो, तब जहाज उस स्टेट तक आ चुका था कि उसको अब ऊपर उड़ना था, और शायद वो कन्फिगरेशन में नहीं जा पा रहा किसी तकनीकी खराबी की वजह से। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है, दूसरी चीज़ इनफैक्ट ये हो सकती है कि एवियोनिक्स में ही कुछ ऐसी गड़बड़ हुई हो कि दोनों जो इंजन्स हैं उनको फ्यूल नहीं पहुंच रहा था, और जितना भी फ्यूल इंजन तक ऑलरेडी जा चुका था उतना उसने टेक ऑफ किया, और उसके बाद वो डिसेंट होके नीचे गिर गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल बस ये भी आता है कि नोज अप में ही ये नीचे आया है, एकदम से धम करके नीचे नहीं गिरा है, एकदम से नहीं डाउन हुआ है। तो इसका मतलब उसमें इतनी तो पावर थी कि वो फिर भी धीरे धीरे फ्लाई करते हुए ही नीचे गिरा है, यानी कि बस वो उड़ नहीं पाया और ऊपर नहीं उड़ पाया, तो उसको पावर नहीं मिली है। तो इन्हीं जो 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा आशंका जा रही है कि या तो फ्लाइंग कन्फिग्रेशन में ज़्यादा दिक्कत है दोनों इंजन में, तो क्योंकि जब मैंने इसकी कन्फिग्रेशन अगर हम देख रहे हैं कि अगर
आपके विंग्स भी ठीक से नहीं है लेकिन इंजन भी काम कर रहा है, तो भी ऐसा हो सकता है कि जहाज नीचे गिर जाए। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें आपको लगता है कि शायद दिक्कत हो सकती है। नहीं, मुझे ये दोनों पे लगता है, मुझे दोनों लगते हैं कि ये दोनों एक मेजर कारण हो सकते हैं, रेदर देन बर्ड हिट या जो बाकी की आशंकाएं हो रही हैं। एज ए फौजी हम लोग सबोटाज पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं कि मैं उस पर आती हूँ कि साबोटाज या किसी तरीके का कोई फाउल प्ले, क्योंकि उसको भी अभी रूल आउट नहीं किया जा रहा है और एनआईए से लेकर एटीएस तक जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो सब इन्वॉल्व हुई हैं और सब जांच पे जुटी हुई है। हम सीधे जरा रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एस सुब्रमण्यम, पूर्व जीएम एयर ट्रैफिक, वो भी मौजूद हैं। सुब्रमण्यम सर, यहाँ जो बातें अभी तक निकल कर आ रही हैं कि सब कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरीके की दिक्कत आ सकती है, किसी तरीके का कोई फाउल प्ले, कोई सैबोटाज, बर्ड हिट का मामला, इंजन जो है उन्होंने ही काम करना बंद कर दिया, लेकिन इस सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही पायलट उड़ान भरते हैं फौरन उनकी तरफ से एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, वो मेडे का कॉल देते हैं और ऐसे में विमान जब वो नीचे आ रहा है और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें किसी तरीके का डिसबैलेंस विमान में नजर नहीं आ रहा है सर। और उसकी जो पोजीशन है, मतलब हम लोग तो ले पर्सन्स हैं, हम अगर देख रहे हैं तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि उसका डायरेक्शन तो वैसा ही है जैसे विमान ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन वो ऊपर जाने की बजाय रुककर और धीरे धीरे उसी तरीके से नीचे जमीन पर आता जा रहा है और फिर विमान आंखों से ओझल हो जाता है और वो आग का गोला पहले और फिर धुएं का गुबार। सुब्रमण्यम जी। रोमाना जी, ऐसा है जी, रोमाना जी ऐसा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जब मतलब ये कॉल रिसीव करता है, जो देयर आर टू टाइप्स नॉर्मली, एक अर्जेंसी होता है, एक डिस्ट्रेस होता है। ये तो डिस्ट्रेस कॉल था, अर्जेंसी होता तो पैन 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 होता है, डिस्ट्रेस में जो है जहाज जब है वो मेडे का कॉल देता है, मेडे का कॉल दिया। लेकिन आप ये पूरा अगर मतलब देखेंगे क्या हुआ है, ये बिल्कुल बहुत कम समय में पूरा घटना घट चुका है। तो कंट्रोलर के पास जब इंफॉर्मेशन आता है, मेडे का कॉल आता है, मेडे कॉल के साथ नॉर्मली पायलट क्या इमरजेंसी का नेचर है, उसको कैसे मदद चाहिए, वो सभी चीजें भी वो ऐड करता है। लेकिन यहां पायलट के पास वो समय नहीं था वो बोलने के लिए। शायद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एसओपी फॉलो करके पूछा होगा कि नेचर ऑफ इमरजेंसी क्या है, तब तक ये ऑलरेडी एयरक्राफ्ट जो है वो नीचे जा चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये तो एयर ट्रैफिक सर्विसेज में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस एक होता है जहां मतलब एयरक्राफ्ट के बीच में कोलिशन अवॉइड करने के लिए होता है, व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट के बीच में और बिल्डिंग्स और एयरक्राफ्ट के बीच में कोलिशन अवॉइड करने का। इसके अलावा फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस और अलर्टिंग सर्विस भी दिया जाता है। तो अलर्टिंग सर्विस देने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत कम थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास। उसके बावजूद मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अहमदाबाद टार में जो 1181 में जिसको ये ट्रांसमिशन मिला है मेडे का, उसने तुरंत फायर सर्विसेज को अलर्ट कर दिया होगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, ये क्योंकि ये घटना जो एयरपोर्ट के बाहर हुआ था जी, तो व्हीकल्स मैंने देखा एयरपोर्ट के जो एआरएफएफ जो है एयरपोर्ट रेस्क्यू फायर फाइटिंग व्हीकल्स 2-3 जो है, मैं एक वीडियो में देखा था, वो भी बाहर उसके तरफ जो है रॉन्डेवू पॉइंट की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब अलर्टिंग सर्विस का जो भी काम करना था एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वो काम पूरा कर चुका था। तो इतना ही उसके पास भी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्कुल देखते देखते चकित हो गया होगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा फॉर द कंट्रोलर, बट डिस्पाइट दैट उसके बावजूद कंट्रोलर को एसओपी फॉलो करके जो मतलब अलर्टिंग सर्विस देना है उनको देना उन्होंने दिया है। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप कि आगे वो जो कुछ कर सकते थे वो उनकी तरफ से किया गया और इसी वजह से आप कह रहे हैं किस तरीके से वो दमकल की गाड़ियां जो एयरपोर्ट के लिए तैनात की जाती हैं वो वहां पर घटनास्थल पर जाती हुई नजर आई हैं और तस्वीरों में भी वो नजर आई हैं। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान आकांक्षा अरोड़ा मौजूद हैं और आकांक्षा तो खुद एक केबिन क्रू सदस्य हैं, सीनियर केबिन क्रू सदस्य हैं। इतना आपका लंबा अनुभव रहा होगा, आप फ्लाई कर रही होंगी, लेकिन अब ये जिस तरीके का हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है इस हादसे ने हिला दिया होगा आकांक्षा। बिल्कुल, लाइक पूरा देश शोक में है और बिल्कुल हिल गए हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है ये और इमरजेंसीज हैंडल करी हैं कि काफ़ी तरह की, बट इस तरह का कभी नहीं देखा या सुना हमने। सो
आप लोग तो केबिन क्रू के सदस्य होते हैं, आप लोगों के ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और अगर इस तरीके की कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो आप लोगों का ये काम होता है कि जो यात्री हैं वो किसी तरीके से पैनिक ना करें। आप लोगों को तो बहुत ही कंपोज्ड और कंट्रोल्ड रहना होगा। तो आपको क्या लगता है कि जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो अंदर जो क्रू के सदस्य होंगे वो क्या कर रहे होंगे? वैसे तो वक्त ही नहीं मिला यहाँ पर किसी को भी। बिल्कुल रोमाना जी, पैसेंजर्स को और कैबिन क्रू को वक्त ही नहीं मिला होगा, बिकॉज आई थिंक विद इन 39 सेकेंड्स में ही सब कुछ हुआ जो हुआ। विंडो साइड पैसेंजर्स मैं अनुमान लगा पा रही हूँ कि जो बैठे होंगे वो जब देख रहे होंगे कि प्लेन नीचे की तरफ आ रहा है तब ज़रूर वो दहशत का माहौल रहा होगा। बट बाकी जो पैसेंजर्स बीच में होंगे उनको वक्त ही नहीं मिला होगा सोचने समझने के लिए कि ये क्या हुआ, क्योंकि जब तक प्लेन नीचे उतरा तब तक वो एकदम आग में, जिस तरह आपने कहा, झुलस चुका था। और बाकी आंकड़े हमारे सामने ही हैं, कितनी जानें हम गंवा चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कोई अनुभव भी हुआ होगा कि हम किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं। ये स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति, एक लोगों के मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्या किसी तरीके से ये जिंदगियां बचाई जा सकती थी? मतलब क्या कुछ ऐसा हो सकता था कि इन जिंदगियों को बचा लिया जाता? मतलब वो एटीसी से संपर्क करने की कोशिश, वो मेडे का पायलट की तरफ से कॉल। अच्छा, ट्रेनिंग बाकायदा ऐसी होती है पायलट्स की कि अगर आपके इंजन फेल भी हो जाएं तो भी आप किसी तरीके से वो ग्लाइड कराकर विमान को अपने लैंड करा लें जितना ज्यादा हो सके सुरक्षित इलाके में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हालात इस तरीके से थे, घनी आबादी वाला क्षेत्र जो एयरपोर्ट के चारों तरफ था, तो पायलट को भी बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया होगा। दीप्ति काला जी देखिए, यही सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा जो सेफ्टी है एयरपोर्ट के अराउंड, ये मैं काफ़ी टाइम से नोटिस भी करती आ रही हूँ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए एयरपोर्ट के इतनी एटलीस्ट अप टू 5 किलोमीटर्स अराउंड द एयरपोर्ट, क्योंकि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती तो जहाज के पास बचाने का कोई तरीका ही नहीं है। सेकंड, जो आपने सवाल पूछा कि क्या हो सकता था, जी देखिए, अगर नॉर्मल खाली लैंड भी होता तो हमारे पास बस ये होता कि हमें जो सिविलियन जाने हमारी गई हैं वो नहीं जाती, बाकी जहाज तो मोस्टली जो हुआ है वही होता, क्योंकि जहाज एक बहुत ही भारी विमान है और फ्यूल से भरा हुआ है। उसमें अभी जब ड्रीमलाइनर सिर्फ उड़ा ही था तो उसमें बिल्कुल फुल फ्यूल था और ये लॉन्ग हॉल जर्नी थी, यानी कि फ्यूल जितना उसकी कैपेसिटी है, जितना उसमें होना चाहिए था लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए, उतना फ्यूल था। अब फ्यूल क्या होता है कि विंग्स में भी होता है और सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा बेली में भी होता है, इसीलिए इतना बड़ा धुआं जो हमने गुबार देखा कि क्योंकि वो लैंड करा और बेली में भी फ्यूल था, विंग्स पे भी फ्यूल था, तो वो टोटल आग में कन्वर्ट हुआ। एंड जो विंग का हिस्सा, जो टेल का हिस्सा था, वो बिल्डिंग में अटका है, यानी कि फ्यूल फटाक से लीक हुआ है और एक छोटी सी चिंगारी ने भी फ्यूल को एकदम से आग के गुबार में कन्वर्ट कर दिया है। अब बचा जा सकता था, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है इसमें बचने का, अनलेस पायलट को टेक ऑफ से पहले पता चल जाता, या इतने एटलीस्ट पहले पता चल जाता कि इस एयरक्राफ्ट में कुछ दिक्कत है और वो इमरजेंसी ब्रेक्स लगाता, या एयरक्राफ्ट थोड़ा बहुत ग्लाइड करता तो हो सकता है आगे जाके टक्कर लगती, थोड़ा और आगे जाता, उसमें भी बहुत चांसेस थे सेम सिचुएशन होने के कि गुब्बार उठता क्योंकि फ्यूल भरा हुआ था। सो उसके चांसेस, सेफ्टी के चांसेस यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनलेस थोड़ा सा टेक ऑफ से पहले कुछ इमरजेंसी ब्रेक्स इस्तेमाल होते। लेकिन जो बात यहाँ पर कैप्टन अमित सिंह कह रहे थे, मुझे लगता है जरा सा कैप्टन सिंह का भी हम रुख करते हैं कि जो पायलट थे उन्होंने एक तरीके से वो रनवे का एक बड़ा हिस्सा पूरा एग्जॉस्ट किया और उसके बाद उन्होंने विमान की उड़ान ली, और ऐसे में जो लैंडिंग गियर्स हैं विमान के, उस पर भी बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स की नजर है कि इस विमान को आप देखिए, अगर आपको ये ना बताया जाए कि इस विमान ने अभी उड़ान भरी है तो देखकर विमान को ऐसा लगेगा जैसे विमान जो है उसने अपने लैंडिंग गियर्स खोले हुए हैं, वो शायद लैंड करने की तैयारी में है। कैप्टन सिंह, ये अक्सर होता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से। नॉर्मली जैसे ये एयरक्राफ्ट विमान उड़ान भरता है, पहले 5-6 सेकंड में जो लैंडिंग गियर है पहिए ऊपर हो जाते हैं या कर देते हैं विमान चालक। लेकिन अगर कोई आपको चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है, आपकी अटेंशन कहीं और चली जाती है, या इंजन पैरामीटर पे या बाहर कुछ दिखा आपको अचानक से, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये ट्रेनिंग में भी काफ़ी बार देखा गया है कि ये लैंडिंग गियर ऊपर लेना भूल जाते हैं क्योंकि और कुछ ज़रूरी चीज़ सामने आ जाती है
जो आपका ध्यान भटका देती है लैंडिंग गियर से। नहीं तो लैंडिंग ये के नीचे सब रह जाता कड़ियां अगर जोड़ी जाए फिर तो यही कहा जाएगा ना कि जिस वक्त वो उड़ान भर रहे थे मतलब तभी कुछ ना कुछ खामी या तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी और शायद उस गड़बड़ी को वो भाप भी गए थे और उन लोगों का पूरा फोकस जो है वो उस गड़बड़ी की तरफ था। जो बात आप पहले कह रहे थे कि पूरा आप देखिए रनवे कैसे एग्जॉस्ट किया उसके बाद उड़ान भरी। अच्छा अभी आपने कहा कि लैंडिंग गियर वो शायद वो वापस उन्होंने वो कमांड ही नहीं दिया कि वो लैंडिंग गियर्स जो है वो वापस इन हो विमान के, क्योंकि उनकी प्राथमिकता शायद कहीं और थी। कैप्टन सिंह बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, उनकी प्राथमिकता कहीं और थी और उनको पहले ही कुछ भनक हो गई थी, या तो उड़ान भरने से पहले या कुछ सेकंड उड़ान भरने के बाद उसके वो लैंडिंग गियर ऊपर रहना भूल गए और एयरक्राफ्ट उड़ान भरा, एक इंजन पे उड़ान भर सकता है, बिल्कुल सर्टिफाइड है उसके लिए और तकरीबन 90 मिनट तक सर्टिफाइड है, 60 मिनट तक तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी सर्टिफाई होता है एक इंजन के ऊपर जाने के लिए। तो वो विमान एक इंजन पे मुंबई तक जा सकता था या उससे दूर, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन है, दूसरा जो इंजन है उसकी भी क्षमता कुछ कम हो गई है, क्योंकि अंत में ये देखा गया है कि उसका जो नोज़ है, नोज़ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो पायलट है वो कोशिश कर रहा है अंत तक कि जो आगे बिल्डिंग्स हैं और किसी तरह उससे बचा जाए या उनको बचाया जाए। तो ये द लास्ट डिच एफर्ट वो खींच रहा है नोज़ को ऊपर बचाने के लिए, लेकिन नोज़ को ऊपर बचाने से क्या होता है कि आपकी जो गति है वो कम होती जाती है। जैसी गति कम होती है आपकी लिफ्ट अचानक कम हो जाती है और विमान और तेज़ी से नीचे जाता है। तो ज़्यादा ऊपर खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट वो नेचुरल रिएक्शन है इंसान का कि अगर आप बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो नोज़ ऊपर खींचो। तो उसके पास और कोई तरीका नहीं था। अगर दोनों इंजन फेल होते हैं, नॉर्मली एक नीचे दाईं साइड पे विंग्स के पीछे एक इमरजेंसी जनरेटर होता है, वो निकल आता है जिससे जो विमान में बिजली है वो रिस्टोर हो जाए, क्योंकि अगर दोनों इंजन चले गए तो जनरेटर बंद हो जाते हैं। तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इतना क्लियर वीडियो नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ है वहाँ पे, लेकिन अगर वो प्रोपेलर टाइप होता है, छोटा सा प्रोपेलर जो साइड में निकल आता है अगर दोनों इंजन फेल हो जाए, अगर वो किसी को दिखे तो इसका तो कंफर्म्ड है कि दोनों इंजन फेल हुए हैं। या तो इंजन में पावर कम हो गई है जी, या बिल्कुल फेल हो गए। ठीक है, मैं सुब्रमण्यम साहब के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम दीप्ति काला का रुख करते हैं और जरा उनसे समझते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि वो लैंडिंग गियर, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी कैप्टन सिंह के साथ, कि वो लैंडिंग गियर कई बार पायलट्स, ये भी शायद आप लोगों की SOP में होता है, ये भी पढ़ाया और सिखाया जाता है कि अगर इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन हो और दोबारा से आपको लग रहा है कि आपको लैंडिंग करनी होगी, तो शायद वो लैंडिंग गियर इन ही नहीं करते हैं। और ये एक वजह रह सकती है कि उन्होंने अपने लैंडिंग गियर जो हैं वो नीचे की तरफ ही रखे थे, और इससे ये भी होता है कि क्रैश वाली सिचुएशन में जो विमान की बॉडी है उस पर इंपैक्ट कम आता है, क्योंकि वो व्हील्स जो हैं वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट अपने ऊपर लेते हैं। जी देखिए, 3-4 चीजें हैं यहाँ पे। जब लैंडिंग गियर की हम बात करते हैं तो सिर्फ एक चीज को हमें ख्याल नहीं रखना है। पहला जो कैप्टन सर ने बोला बिल्कुल सही है, वो चीज की ध्यान कहीं और गया, क्योंकि विद इन सेकेंड्स वो जो इमरजेंसी आई वो आई, तो उस टाइम पे प्रायोरिटी लैंडिंग गियर को इन करना 100% नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड थिंग है कि लैंडिंग गियर कब इन होता है। देखिए 400-500 फीट की ऊंचाई पर यूजुअली विद इन 4-5 सेकेंड जैसे कि बता रहे हैं, तो 400-500 फीट की ऊंचाई तक लैंडिंग गियर को इन अप किया जाता है। अब 400-500 फीट तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि 600 फीट तक ये गया ही था। सो ऐसा भी हो सकता है। अभी तो देखिए, अगर ये नॉर्मल जहाज होता तो हो सकता था कि इसके 2 सेकंड बाद ये अप का बटन दबाया जाता और लैंडिंग गियर अप हो जाते। तो ये जरूरी नहीं है कि लैंडिंग गियर अप नहीं हुए हैं उसका कोई वजह है कि दुर्घटना हुई है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता है। सो लैंडिंग गियर अप क्यों नहीं हुए, उसके ये 3-4 कारण है कि भाई उसको टाइम ही नहीं मिला ना, वो ऊपर जाता और ऐसी पोजीशन में आ जाता, स्टेबल पोजीशन में आ जाता, जहां पे फिर पायलट डिसीजन लेता कि अब मेरा टाइम आ गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जो पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया के रहे हैं, जितेंद्र भार्गव जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया ABP न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर ये हादसा हुआ है और ड्रीमलाइनर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। अपने आप में ये इस तरीके का पहला मामला है जब ड्रीमलाइनर यूं दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसको लेकर आपका अनुभव क्या कहता है सर?
ड्रीमलाइनर इस तरीके से उड़ान भरने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के साथ संबंधित रहने से एक चीज जो मैं सीखा हूं कि हमको स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए। हम अभी बैठे हुए हैं, हम सोचेंगे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये सब होगा, उसमें मैं विश्वास नहीं रख सकता हूं। क्योंकि आज एक अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा यंत्र होता है विमान के अंदर में जो कि हर जो एक्टिविटी प्लेन में हुई होती है उसको रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट में जो कॉन्वर्सेशन होती है कमांडर और को पायलट के बीच में, उसको भी रिकॉर्ड करता है। किस एल्टीट्यूड के ऊपर में प्लेन था, क्यों हुआ, क्या चीज, सब कुछ पता लग जाएगा। अब क्योंकि एक एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर में एक प्रोसेस होता है कि मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व है, रेगुलेटरी एजेंसी इन्वॉल्व है, एयरलाइन इन्वॉल्व है, और आप डिकोड करते हैं सारी चीजों को, और आपको अपने अनुभव से पता लग जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, एंड यू पुट इन पब्लिक डोमेन कि ये उसका मुख्य कारण था। क्योंकि बोइंग इंटरेस्टेड होगी पता लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं जताई जाती हैं हवाई जहाज के बारे में कि उनको एड्रेस रखा जाए। पायलट की ट्रेनिंग के ऊपर बात होती है, एयरलाइन के ट्रैक रिकॉर्ड की बात होती है, तो ये सब चीजों के लिए किया जाता है। तो हम लोगों को, मेरा ये अनुभव ये है और मेरी ये रिक्वेस्ट होती सबसे कि क्यों ना इंतजार कर लिया जाए, क्यों हम एक्सपर्ट बने और सही कह रहे हैं सर, वाकई में इंतजार करना चाहिए, लेकिन बस वो हो गया है। बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने जैसे कि अभी से डालना चालू कर दिया कि प्रोबेबली बर्ड हिट थे दोनों इंजन के अंदर में। अब आप अपने विजुअल्स को कितनी बारी प्ले करके देखिएगा कि वर देयर बर्ड्स अराउंड सही उस समय, उस एल्टीट्यूड के ऊपर में। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि जब प्लेन को लैंड किया है कि लैंडिंग गियर इस एंगल पे था, ये चीज इसमें थी, तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब इट इज गुड टू एक्सप्लोर, बट अल्टीमेट जो वर्ड होगा ना वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से होगा, हमको उस पर विश्वास करना होगा। एब्सोल्युटली सर, लास्ट वर्ड तो वही होगा जो पूरी जांच के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, आज हमने एक बयान देखा जो डीजीसीए के पूर्व संयुक्त सचिव हैं उनकी तरफ से सामने आया, सनत कौल साहब, और उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि डीजीसीए की तरफ से एयर इंडिया को जो फ्लीट था उसको लेकर कई बार चिट्ठियां लिखी गई। तो क्या स्पेसिफिकली वो इन ड्रीमलाइनर्स के संदर्भ में ये कम्युनिकेशन एयर इंडिया के साथ हो रहा था, या फिर ये भी एक एसओपी का हिस्सा है और एक रूटीन स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके तहत ये कम्युनिकेशन चलती रहती है? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है इट्स अ वेरी इलैबोरेट प्रोसेस जी। आपके पास विमान है, आपने विमान की हिस्ट्री देख ली कि ये विमान पिछले 3-4 महीने में क्या कुछ प्रॉब्लम में आया था, ज्यादा इसका ग्राउंडिंग की जा रही थी, पायलट के लिए सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट किए थी। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको 737-800 मैक्स का। हम सब जानते हैं कि इसको ग्राउंड किया गया, बोइंग ने डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके एयरलाइन को सप्लाई करना दोबारा चालू किया, चाहे वो अकाशा एयरलाइन हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो। अगर अब कुछ उसे हवाई जहाज में होता है तो क्या हम उसके पास को निकालेंगे कि देखो इस प्लेन को तो ग्राउंड किया गया था, व्हाई आर दे डूइंग इट? क्योंकि एयरलाइंस ने एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट किया है आफ्टर द शॉर्टकमिंग्स हैव बीन ओवरकम। तो और वो पुलिस जान के, और बोइंग ने सप्लाई किया है जब बोइंग को पता है कि ये विमान सुरक्षित है। तो वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि हम कुछ भी कह लें कि 787 का क्या इतिहास रहा हो, क्या है, बट द रियलिटी इज, जिसको कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, कि ये पहला हादसा है इस प्लेन को इन्वॉल्व करने का। बिल्कुल, अभी तक सेफ ऑपरेशन था। एयर इंडिया के पास में 34 विमान है, ड्रीमलाइनर, वो भी ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं आई। तो इस पर्टिकुलर हवाई जहाज की हिस्ट्री, कैप्टन की हिस्ट्री कैसे कैसे किया जाता है, इस सब का विश्लेषण किया जाएगा विद द इंफॉर्मेशन दैट द ब्लैक बॉक्स विल गिव टू द इन्वेस्टिगेटर्स जी। तो उसके बाद में पूरी तरह से डिबेट कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आपने जिक्र किया चिट्ठियों का, देखिए डीजीसीए के पास में बहुत लोग चिट्ठी लिखते हैं, कई होते हैं डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज, कई होते हैं यूनियनाइज्ड एम्प्लॉय, कईयों को गुस्सा आया होता है वो चिट्ठी लिख देते हैं। नंबर 1, डीजीसीए शो कॉज नोटिस इशू करती है, तो हम शो कॉज नोटिस को पब्लिक डोमेन में आते हैं तो हम उसका नोटिस लेते हैं। लेकिन एयरलाइन ने क्या जवाब दिया शो कॉज नोटिस को? वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है चिट्ठी। प्लस दूसरी चीज ये होती है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि सर्विस रिलेटेड होते हैं। मेरा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा था, मेरी सीट रिक्लाइन नहीं कर रही थी, जैसे शिवराज चौहान जी ने कहा कि मेरी सीट टूटी हुई थी, ये सब चीजें होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आती हैं। लेकिन इससे
प्लेन की सेफ्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज होती है एयर वर्दीनेस, कि हमारी इंजन है, एयर वर्दीनेस, जो भी टेक्निकल इश्यूज है, क्योंकि इंजीनियर उसका एग्जामिन करते हैं बिफोर एवरी फ्लाइट टेक्स ऑफ। तो ये नहीं होता कि एक बार प्लेन को देख लिया इंजीनियर ने और कहा सर्टिफाई कर दिया दिस प्लेन इज गुड फॉर ऑपरेशंस। नो, बिफोर एवरी टेक ऑफ एन इंजीनियर सर्टिफाइज कि ये करने के लिए है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रोसेस हैज बीन फॉलोड। अगर कोई कहे कि नहीं वहां तो कोई इंजीनियर था ही नहीं जिसे सर्टिफाई किया, वेल द फॉल्ट कम्स ऑन द एयरलाइन। बट प्राइमा फेसी ऐसी चीजें नहीं होती है। तो अगेन वन फाइनली कंक्लूडिंग के अंदर में कि लेट अस वेट फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टू बी कंक्लूडेड। एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदर में, सारी एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन प्रोसीड कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, जितने कितने लोगों की मौत हुई है, उसको क्लोजर मिल सके। एब्सोल्युटली। जितेंद्र भार्गव सर, एक सवाल मेरा और है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये मामला जो है वो क्या बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट का होगा? मतलब एक तरफ ये विमान ड्रीमलाइनर बनाने वाली कंपनी बोइंग वर्सेस एयर इंडिया, जिसकी फ्लीट में ये ड्रीमलाइनर शामिल है जी, जो दुर्घटनाग्रस्त है, ये जानना चाहते हैं। इज इट बोइंग वर्सेस एयर इंडिया? बोइंग वर्सेस एयर इंडिया। बोइंग, एयर इंडिया, इंडिया's regulatory agency will all work as one team because बोइंग के स्टेक्स उतने ही हाई हैं जितने कि एयर इंडिया के हैं। तो ये कभी नहीं होता है कि हम एयर इंडिया वाले कहेंगे देखो ये तो गलती बोइंग की है, बोइंग वाले कहें नहीं तुमने एयरक्राफ्ट को ठीक मेंटेन नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कम टू द हार्डकोर फैक्ट्स कि अगर दुर्घटना हुई तो क्यों हुई, क्योंकि जब तक ये रीजन नहीं पता लगेगा हम लोग और दुर्घटनाओं को बचा नहीं सकेंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबक लेने की बहुत जरूरत है। और भार्गव सर, एक सवाल और है। आज ही ये कवरेज एबीपी न्यूज पर हम लगातार कर रहे हैं और बीते कल से ही कर रहे हैं जब से ये हादसा हुआ है। तो आज एक पैसेंजर मेरे साथ थे, लंदन से हमारे साथ जुड़े थे एंड ही इज अ फ्रीक्वेंट फ्लायर। वो अक्सर अहमदाबाद और लंदन के बीच ही फ्लाई करते हैं और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि 1 मई को अहमदाबाद से यही ड्रीमलाइनर प्लेन था जिसमें उन्हें अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाई करना था और इसमें 1:10 पर उनको लाकर बिठा दिया गया। करीब 2, ढाई, 3 घंटे तक वो लोग बैठकर, मतलब विमान के दरवाजे भी बंद हो गए थे, वो लोग बैठकर इंतजार करते रहे और फिर 3, साढ़े 3 घंटे के बाद उनको कहा गया कि नहीं टेक्निकल कुछ खराबी आ गई है और अब आप लोग उतरिए, और फिर वो रीस्केड्यूल की गई उनकी फ्लाइट। तो उनके मन में ये आशंका थी कि ये वही ड्रीमलाइनर है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आ रही थी। देखिए, एक आप इसके 2 नजरिए हैं जी। एक पैसेंजर का नजरिया है कि वो कहते हैं देखो हम प्लेन में बैठा दिया गया हमारे को और प्लेन 2 घंटे तक टेक ऑफ नहीं किया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। दूसरा नजरिया एयरलाइन का है कि जब तक प्लेन 100% सुरक्षित नहीं होगा हम इसको टेक ऑफ नहीं करने देंगे। पैसेंजर की इनकन्वीनियंसेस पार्ट, बट वी विल नॉट अलाउ द एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ, क्योंकि अल्टीमेटली सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल सही बात है कि कौन सी एयरलाइन चाहेगी कि उनका प्लेन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो, क्योंकि एयरलाइन की छवि पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चलते चलते सर ये आश्वासन जरा दर्शकों को और दे दीजिए कि कब तक इस सवाल का जवाब मिल पाएगा पूरी जांच पड़ताल के बाद कि आखिरकार ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, कितना समय लगेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये डिकोडिंग जो है ये और उसको स्टडी करके एनालिसिस जो किया जाता है इसमें 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता है। ठीक। अब हमारे को एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरा भी आज शाम तक मिल जाना चाहिए, मेरी उम्मीद है। फिर डिकोडिंग का प्रोसेस चालू होता है, डिस्कशन होती है कि बोइंग की टीम आ चुकी है, अमेरिका से ऑफिशियल्स आ चुके हैं, डीजीसीए इज इन दिल्ली, एयर इंडिया के लोग यहीं अवेलेबल हैं, तो प्रोसेस कैन स्टार्ट इमीडिएटली। और 15 दिन के अंदर में उनके भी हित में है ये कि इस इंक्वायरी को पूरा करें, कम टू अ कंक्लूसिव व्यू कि इस कारण से ये दुर्घटना हुई है और पब्लिक डोमेन में पब्लिक को बता दें। बहुत शुक्रिया जितेंद्र भार्गव जी, एबीपी न्यूज पर विस्तार से ये बात रखने के लिए, जानकारी देने के लिए और दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने के लिए। हम एक बार फिर से बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। एस सुब्रमण्यम साहब का मैं रुख कर रही हूँ, पूर्व जीएम एयर ट्रैफिक के। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे पायलट की तरफ से एक कोशिश की गई थी एटीसी को मैसेज भेजने की, वो मेरे वाला कॉल, और उसमें वो दिक्कत भी शायद उनकी तरफ से बताने की कोशिश जो हुई है उसमें वो लॉस ऑफ थ्रस्ट की बात आ रही है, जिसको इसी तरीके से समझा जाए कि जो कॉकपिट के अंदर बैठकर पायलट दिक्कत महसूस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं शुरुआती नजर में ऐसा लग रहा है कि इंजन से ही जुड़ी हुई होगी एस सुब्रमण्यम जी, या कोई और दिक्कत भी हो सकती है?
नहीं, रोमाना जी, ऐसा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है जहाज के अंदर नहीं बैठा है, फ्लाइट क्रू उसके अंदर बैठा है, तो फ्लाइट क्रू को पता है कि क्या प्रॉब्लम है। और इमरजेंसी कई तरीके से होते हैं। इनफैक्ट यहां समय नहीं मिला, अदरवाइज उसको स्क्वाक कोड भी बदलना था, क्योंकि वो रडार एनवायरनमेंट में है, तो 7700 स्क्वाक करने से भी एटीसी को पता चल जाता है कि एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी है। शायद उसका समय नहीं मिला। और जो भी वॉइस रिपोर्ट वीएचएफ जो है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीफोनी में जो बात होती है, पायलट जो कम्युनिकेट करता है, उसके आधार पर ही एटीसी उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही एक्ट कर सकती है। देयर कांट बी कंजेक्चर। आई मीन, ये इतना सेफ्टी क्रिटिकल है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्रिज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी गलत हो सकता है। तो पायलट का जो है रिपोर्ट जब आएगा, उसी के आधार पे वो जो भी कार्रवाई होना है एसओपी के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करेगा। एवरीथिंग, देयर इज अ चेकलिस्ट फॉर एवरीथिंग। सबका मतलब एक तरीका होता है, वो तरीका फॉलो किया जाता है, बहुत अप टू द लास्ट लेटर, मतलब वो फॉलो किया जाता है। तो यही यहां हुआ है। ये और बात मैं को पैनलिस्ट से भी सहमत हूं। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई इफेक्ट हो जाता है, ह्यूमन माइंड कॉज के लिए मतलब बहुत तरसता है। तो हम ये कॉज जो फाइंड करने के लिए सोच रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट के लिए, मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जो है रिपोर्ट जब आ जाएगा, वो पूरा बहुत विस्तार से, मतलब कैलिकट का आप रिपोर्ट देखिए, मैंगलोर का रिपोर्ट देखिए, पिछला मतलब जितना भी हुआ था, उसमें पूरा हर एक चीज का जो है, एविएशन में मेट्रोलॉजी का क्या था, बर्ड्स वहां थे कि नहीं थे, ह्यूमंस इन द लूप किसका एरर था, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, फ्लाइट क्रू का प्रॉब्लम है, जो भी है, मतलब वो सारा वहां निकल जाएगा। उसके पहले जो भी अनुमान लगाना वो केवल मतलब कंजेक्चर हो सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। और अमित सिंह जैसे मतलब आपके पास इतना अच्छा पैनलिस्ट है जो एविएशन सेफ्टी उनके तरह जो है लोग नहीं जानते, कम लोग जानते हैं। सो इट इज, मैं पूरा सहमत हूं उनसे जो भी वो कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं इस शो में। वंदना सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया की। और जरा वंदना जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। वंदना जी, आज दिन में भी मेरी आपसे बात हो रही थी और तब भी हम लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार वो तो अभी इंतजार करना होगा, ब्लैक बॉक्स का डेटा मिलेगा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसको डिकोड किया जाएगा, समझा जाएगा क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। लेकिन अभी जो कुछ नजर आ रहा है और उसको लेकर क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि साहब, हवाई सफर जिसमें ये कहा जाता है कि हर एहतियात बरती जाती है और सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाता है, और वहां पर भी ड्रीमलाइनर जैसा एक विमान, ये पहला इस तरीके का हादसा है जिसका शिकार ड्रीमलाइनर हुआ है, जिसमें 241 जो इस विमान में सवार लोग थे उनकी मौत हो गई है। तो शुरुआती नजर में क्या क्या वजह हो सकती है कि ये विमान इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो? जी, ये जो है सवाल, ये सबने सुबह कल भी आंसर करा है, आज भी करा है। बहुत सारे रीजंस स्पेक्युलेट करे जा रहे हैं, एंड यू नो दैट वी आर कॉलिंग देम ऑल स्पेक्युलेशंस। वेदर आई एम सेइंग दैट आई एक्सपेक्टेड टू बी अ मैसिव इलेक्ट्रिकल और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फेलियर और अ ग्लिच that has caused the shut off of 2 twin engines, और कोई कह रहे हैं बर्ड डेट है, लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया, फ्लैप्स वर अप, लिफ्ट नहीं हुआ, थ्रस्ट नहीं हुआ। ये सारे जो हैं ये क्वेश्चंस ये अभी आ रहे हैं आगे। एंड दिस, एज आई सेड, जैसे आपने कहा, जैसे ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, 59 seconds में जो कुछ हुआ, दिस होल कमिटी दैट इज सिटिंग डाउन, द investigators that are sitting down, the experts who are here, ये लोग सारा इसको कंस्ट्रक्ट करके पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि ये हुआ। Yes, we do not want कि इसमें 1 साल लगे जैसे वो एयर फ्रांस वाले क्रैश में हुआ था, या 6 महीने लगे या 3 महीने लगे। हम चाहते हैं कि ये 10 to 15 days में हमको बता दिया जाए कि इस जहाज के साथ क्यों ये क्या हुआ था। Then the question is, जैसे आपने कहा, क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है, तो इसमें सारी जानकारी होगी। मतलब दर्शक को आप बताइए, जब से विमान ने उड़ान भरी तब से लेकर वो विमान जब तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, मतलब वो जितने मिनट हवा में वो रहा या रनवे से जहां से उसने शुरुआत की और उसके बाद उसने उड़ान भरकर हवा में जितनी देर रहा और फिर जिस तरीके से नीचे आया, वो सारी डिटेल्स होंगी, सारी जानकारियां होंगी। वंदना जी,
सारी जानकारी जो ब्लैक बॉक्स है उसमें हो नहीं सकती है, बट इन कंजक्चर, इन टैंडम विद द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसके साथ मिला के जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो A to Z उसका पूरा उसका डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, एनालिसिस, पैरालिसिस सब कुछ कर देते हैं और बता देते हैं कि भाई इस स्टेप से ये हुआ। वो पूरा सीन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जस्ट द वे यू आर रनिंग थ्रू अ सिमुलेटर। यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्स लेके पूरा कंस्ट्रक्ट करा जाता है कि ये हुआ है इस जहाज के साथ। नाउ वेयर अ ड्रीम लाइनर इज कंसर्न्ड, इनके साथ वी हैव नॉट हर्ड ऑफ any crashes before. It's a very nicely running machine. A machine is supposed to run. It's a machine after all. So if it ran from Ahmedabad, from Delhi to Ahmedabad, it ran properly. Of course, there are passengers जो कह रहे हैं कि इसमें glitches थे, इसमें air conditioning काम नहीं कर रही थी, इसमें entertainment system काम नहीं कर रहा था, पर खैर 1 घंटे की flight थी तो हमने कहा छोड़ो। फिर यही जहाज को it was put for the usual mandatory checks that are done at the airport before this flight took off for Gatwick, London. But मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सब किया गया था? Each A to Z was followed. कोई जल्दीबाजी तो नहीं हुई, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ मिसकैलकुलेशन तो नहीं हुआ, कुछ मिसइंटरप्रिटेशन तो नहीं हुआ? Was there a fuel contamination? सब तरीके की थ्योरीज आ रही हैं अभी आगे। वो तो ये जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तभी उसका हमें आंसर मिलेगा। तब तक के लिए हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अभी तो देखिए सिर्फ थियरीज ही है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस ही है। एक तरीके से लोग अंदाजा ही लगा रहे हैं, कयास ही लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा, और वो भी उसी आधार पर जितना कुछ नजर आ रहा है। वो विमान की तस्वीरें नजर आ रही हैं, कैसे उस विमान ने उड़ान भरी, और उस विमान की जो नोज, मतलब जो आगे का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, उसके जो विंग्स हैं, जो फ्लैप्स हैं, उनकी एक पोजीशन है जिसको ज्यादातर जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो रीच कर पा रहे हैं, और साथ ही उसका लैंडिंग गियर है जो दिख रहा है कि वो इन नहीं हुआ है, अभी भी वो लैंडिंग की पोजीशन में ही है। और इसी को लेकर अभी जितने अंदाजे लग रहे हैं वो इन्हीं तमाम बातों को लेकर लगाए जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में लगातार आकांक्षा बनी हुई है। आकांक्षा, ये सब कुछ जितनी जल्दी हुआ है, जब उड़ान विमान भर रहा होता है तो पायलट की तरफ से कह दिया जाता है कि सब अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, सीट बेल्ट बांध लें। मेरे ख्याल से जो क्रू के सदस्य हैं, जितनी देर में ये विमान ने उड़ान भरी और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये तो क्रू के सदस्यों को भी मौका नहीं मिला होगा, उनको भी शायद वो सिग्नल जो है, जो साइन होता है सीट बेल्ट ऑन का, वो शायद ऑन ही होगा। वो भी पता नहीं चला होगा, सिग्नल ही नहीं मिला होगा कि क्या हुआ। एक जो आपने साइन बोला, इमरजेंसी लाइट्स जरूर ऑन होती हैं। देयर आर 2 ways इट कम्स ऑन इन द कैबिन, बट बिकॉज वक्त तो इमरजेंसी लाइट्स की क्योंकि आपने बात की है, तो इमरजेंसी लाइट्स क्या ब्लिंक कर रही होती हैं? क्योंकि वो जो जिंदा बचे यात्री हैं, उनका मैं सुबह बयान सुन रही थी, विश्वास कुमार रमेश, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐसा अनुभव किया, महसूस किया जैसे विमान जो है वो रुक सा गया है हवा में, स्ट्रक, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा कि विमान के अंदर जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक सी करने लगी, ये उनका कहना था। जी, वही मैं आपको बता रही कि 2 तरीके से आती हैं। एक तो कैप्टन ऑन करते हैं अगर नहीं होती हैं कैबिन में लाइट्स, और एक ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली जब विमान में किसी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है, जैसे डिकम्प्रेशन और फायर हो गया, तो इस तरह की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। बट क्योंकि समय नहीं था और फ्लाइट कैबिन क्रू से वो स्ट्रैप्ड इन होंगे अपने क्रू सीट्स पे, जंप सीट्स पे, तो किसी को पता ही नहीं चला होगा कि क्या हो रहा है। पता नहीं कि लाइट्स भी ऑन हुई हैं कैबिन में कि नहीं हुई हैं, और ये भी नहीं पता कि किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम फेलियर है। वही है, अभी सिर्फ और सिर्फ कयास और वो स्पेकुलेशन ही है। सिर्फ लाइट्स के अलावा चाइम्स भी होती हैं, बहुत तरीके की इमरजेंसी चाइम्स आल्सो कम ऑन, बट क्योंकि वक्त नहीं था, वक्त नहीं मिला, सही बात है। लेकिन इतना जरूर पता चला है कि जब वो क्रैश हुआ है तो फिर वो जो एग्जिट वाला डोर था, इमरजेंसी एग्जिट जो है, वो शायद खुला है, क्योंकि जो वो पैसेंजर जिनकी जान बची है वो बिल्कुल एग्जिट के बराबर में जो सीट होती है, सीट नंबर 11A, वहां पर वो बैठे हुए थे। और वो खुद कह रहे हैं कि करिश्मे से कम नहीं है, उनको एहसास नहीं हुआ कि कैसे वो खुद विमान से बाहर आ गए। सीट बेल्ट अपने आप खोलने की बात वो जरूर कह रहे हैं। मैं जरा जल्दी से कैप्टन अमित का रुख करूंगी हम, और उनसे ये समझना चाहेंगे कि कैप्टन अमित, अब हम सबको उस रिपोर्ट का इंतजार है जो जांच की रिपोर्ट होगी और सामने आएगी। तो इस रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि ये मानवीय भूल या फिर ये तकनीकी खराबी।
और इस रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा कि ये बोइंग की गलती या फिर ये एयर इंडिया की गलती? मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट में पता चल पाएगा सर? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए, उनको ये नहीं पता है कि कैप्टन अमित, आप अपना जवाब आप दीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर, जरा दर्शकों को वो बता देते हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। डीजीसीए ने फैसला ये लिया है कि बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच करवाई जाएगी। ये डीजीसीए की तरफ से फैसला लिया गया है। उड़ान से पहले विमानों की जांच करवाई जाएगी। डीजीसीए की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जितने ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान हैं, इन सबकी अतिरिक्त जांच होगी उड़ान से पहले। ये डीजीसीए ने फैसला लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं। दिव्यांकर, जो जानकारी मिल रही है, ये बोइंग 787 जो है, मेरे ख्याल से ये एयर इंडिया के पास ही करीब 30 से ज्यादा उसी के पास ये ड्रीमलाइनर्स हैं, और अन्य एयरलाइंस के पास भी ये ड्रीमलाइनर्स जो अगर भारत से उड़ान भरेंगे तो फिर उनकी अतिरिक्त जांच की जाएगी। यही फैसला डीजीसीए की तरफ से लिया गया है क्या? जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरह का हादसा बीते रोज देखने को मिला अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में, और उसके बाद बोइंग विमान को लेकर तमाम सारे जो सवाल है वो खड़े हो रहे थे, और जिसके बाद बड़ा फैसला जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से लिया गया, और जिसके तहत जो भी उड़ान, आपको बता दें कि 15/6/2025 यानी 15 जून से जो भी उड़ान भरेगी डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत से जाने वाली फ्लाइट, उसमें फ्यूल पैरामीटर जो है उसका चेक किया जाएगा, और केबिन एयर कंप्रेसर और एसोसिएटेड सिस्टम, तमाम जो दूसरे सिस्टम है उनकी जांच पड़ताल होगी। इलेक्ट्रॉनिक इंजन, खासकर जो इंजन को लेकर ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या दोनों इंजन जो फेल हुआ जब उड़ान भर रही थी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली, तो इंजन की जो जांच है वो उसकी पड़ताल की जाएगी, और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरी जांच है हाइड्रोलिक सिस्टम, और इसके साथ साथ फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन टू बी इंट्रोड्यूस इन द ट्रांजिट इंस्पेक्शन टिल फर्दर नोटिस। तो इस तरह की तमाम जो जांचें हैं वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से की गई है। जो भी फ्लाइट 15 जून से जो भी बोइंग का जो विमान है वो अगर उड़ान भरेगा तो उसकी जो जांच है वो की जाएगी। जी रोमाना। बिल्कुल, तो कैप्टन अमित, ये तो सीधे सीधे डीजीसीए की तरफ से अभी जांच रिपोर्ट्स का तो इंतजार है, लेकिन कहीं ना कहीं बोइंग विमान और बोइंग विमानों की सुरक्षा को लेकर ये अतिरिक्त एहतियात बरती जा रही है। इसके तहत ये अतिरिक्त जांच बोइंग विमानों की जाएगी। अपने आप में ये जो डीजीसीए का फैसला है बहुत कुछ कह रहा है। ये डीजीसीए का फैसला ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, बिकॉज अभी तो कुछ पता नहीं चला है। और मैं ये बता दूं कि अभी ब्लैक बॉक्स तो मिला नहीं है, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सर, ब्लैक बॉक्स मिल गया है सर, ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ELT मिला है, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, मेरे जो मुझे जो खबर मिली है। अच्छा, हमारे सहयोगियों की तरफ से, एबीपी न्यूज संवाददाताओं की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। जी ओके, तो इसका टाइमलाइन ये है कि 1 महीने बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि किसने क्या किया है। सिर्फ सीक्वेंशियल इवेंट होता है कि एक के बाद एक क्या हुआ। ठीक है। सो किसकी वजह से हुआ है वो नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या हुआ है और इमीडिएटली हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो 1 महीने बाद होगा या उससे थोड़ा पहले। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष कवरेज में। तो कुल मिलाकर अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जितनी जानकारियां चाहिए वो तमाम जानकारियां देने के लिए, चाहे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हो या फिर वो ब्लैक बॉक्स हो और DVR हो, वो तमाम चीजें तो बरामद कर ली गई हैं। अब वो डेटा कितना समय लगता है उसको डिकोड करने के लिए, क्योंकि देश तो जानना चाहता है इस सवाल का जवाब कि आखिरकार ये सबसे बड़ा विमान हादसा ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।